जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीके जी इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्ज़ाम 14 जून से है। मात्र आपके पास 22 दिन रह गया है, मात्र 22 दिन। और हमने इस चैनल पर बिहार पुलिस मद निषेध से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के बारे में बताया है कि किस किस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी बिहार पुलिस, चाहे वो सिपाही का पद हो, चाहे वो मद निषेध का पद हो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हम सब उसको देखकर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखवा दिए हैं। उसी सबसे पहले सिलेबस में हम राजनीतिक शास्त्र और उसके बाद ज्योग्राफी लिखवाए हैं। तो अभी आज इस वीडियो में हम राजनीतिक शास्त्र के 3 टॉपिक, संविधान सभा, प्रस्तावना और स्रोत, हम 3 टॉपिक पर हम जितना क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है, वन लाइनर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप सभी के पास अब समय नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, उससे रिलेटेड और क्या सॉल्यूशन होगा उससे सॉल्यूशन को देखिए और आगे बढ़िए। आप सभी के पास एक दिन भी एक्स्ट्रा समय नहीं है, मात्र 22 दिन। तो ये समय न गंवाते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन तीनों टॉपिक से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो ये वीडियो को हम उसी दिन डिलीट कर देंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आया। मात्र एक क्लास में आपका पॉलिटी से 1 से 2 नंबर आज अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उस चारों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा को। भारत के लिए संविधान का मांग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो भारत के लिए संविधान का मांग, जिस समय अपना देश गुलाम था उस समय संविधान का मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बाल गंगाधर तिलक कौन है। तो बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता थे। पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहा था, देश में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, तो उस समय इनका नाम बहुत बड़ा था। महात्मा गांधी से पहले ये एक्टिव थे बाल गंगाधर तिलक। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। पूछता है कि लोकमान्य तिलक किसका उपनाम है? तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर का उपनाम है। फिर पूछता है, एक नारा इन्होंने दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध इनका नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने एक केसरी नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो क्या मारिएगा? बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था। फिर आपसे एक ब्रिटिश पत्रकार था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल कहता है अपने पत्रकार में कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को किस ब्रिटिश पत्रकार ने भारतीय अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। फिर बाल गंगाधर, देखिए अपने देश में जिस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उस समय होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत 2 व्यक्ति ने किया था, वो भी 1916 में ही, एगो एनी बेसेंट, एगो बाल गंगाधर तिलक। तब बाल गंगाधर तिलक होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत मुंबई के क्षेत्र में ही किया था। फिर बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव 2 पर्व का शुरुआत किया था, कहाँ? मुंबई में। फिर लास्ट समय में आंदोलन करते करते बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में ही हो गया। याद पाइए, 1 अगस्त 1920 को ही
आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुआ था। हम जब बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे तो हमसे पूछा था क्वेश्चन कि 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्यों पूछा था? क्योंकि 1920 में दो घटना घटा था। 1920 में ही 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और जब बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया तो महात्मा गांधी भी इनसे प्रभावित थे। तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जब हो गया तो इनके अंतिम यात्रा में महात्मा गांधी पहुंचे और कंधा तक भी दिए थे इनको, इतना महात्मा गांधी को इनसे मतलब लगाव था। तो आप सभी बाल गंगाधर तिलक के बारे में मेन इम्पोर्टेंट चीज जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी मात्र एक क्वेश्चन से ही आप सभी जान गए। फिर क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा से कि 1922 ईस्वी में यह किसने इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार ही किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में 2 लाइन आप सभी जान जाइए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, देखिए जितना भी हम ऑनलाइनर आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के अलावा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और पूछ भी चुका है। फिर अगला लाइन है महात्मा गांधी से रिलेटेड एक और लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यह उपाधि किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा आंदोलन है? तो 1917 का बिहार में चंपारण आंदोलन है। जब आप 10th क्लास के हिस्ट्री में भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें चंपारण आंदोलन के बारे में बहुत अच्छा डिटेल से दिया गया है। आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपके सिलेबस के अनुसार है। चंपारण आंदोलन क्या था? तो 3 कठिया नील विद्रोह के विरोध में महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के सहयोग से उनके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में सत्याग्रह किए कि हम सभी खेती, नील का खेती जबरदस्ती नहीं करेंगे। अंग्रेज बोलता था कि अगर आप 20 कट्ठा खेती करते हैं तो 3 कट्ठा में आपको नील उगाना ही उगाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप न उगाएं। फिर वहाँ के नेता सब जो किसान थे परेशान हो गए, महात्मा गांधी को बुलाए। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए, सत्याग्रह किए नील खेती के विरोध में और वह सत्याग्रह वह जीत भी गए। उसी समय से बहुत ही चर्चा में मतलब आ गए 1917 से ही। फिर महात्मा गांधी का पूरे भारतवर्ष में आंदोलन तो बहुत है लेकिन जन आंदोलन मतलब भारत स्तर पर मतलब पूरे भारतवर्ष में 3 ही आंदोलन था जो जन आंदोलन था। सबसे पहले का असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च 1930 से 1934, ये दूसरा जन आंदोलन था। और तीसरा जन आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इस सबसे अंतिम जन आंदोलन था महात्मा गांधी का। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिर आगे चल के अपना देश आज़ाद हुआ, उसके मात्र 1 साल के ही अंदर में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ गया, 1938 ईस्वी में किसने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण
वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब जो संविधान का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब उनमें जितने भी लोग रहेंगे वयस्क रहेंगे, उनके मताधिकार के आधार पर होगा। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम क्या है? प्रधानमंत्री है। प्रथम प्रधानमंत्री। इनका प्रधानमंत्री, इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब वो हिस्ट्री होगा तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे उनके बारे में एक एक शब्द आप सभी को बता दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मात्र एक सप्ताह के अंदर में यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बस इतना जान लीजिए, ये अपने देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1964, 1947 से 1964 में ये प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया। अभी तक अपने देश में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। एगो नेहरू जी हैं, 1964 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। एगो इनके बाद सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से 1966, लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हो गया। 1966 में 1965 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। 1966 में वो ताशकंद में गए थे, ताशकंद समझौते पे, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। तीसरा का प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का भी मृत्यु, गोली मार दिया गया उनको, वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनका भी मृत्यु हो गया 1984 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। यह 1946 में भारत आया था। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आज ही अभी मात्र 10 से 15 मिनट में आपका संविधान सभा से जितना टॉपिक है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, क्या किया, क्यों आया, क्या क्या अपना रिपोर्ट में प्रस्तुत किया, ये सभी आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हम क्या बोले थे? कैबिनेट मिशन योजना अब भी खत्म होगा। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने कुल कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। कौन कितने सदस्य थे? क्वेश्चन पूछता है कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसका एगो ट्रिक होता है काल, KAL, के से क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस। लॉरेंस उस समय जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जब भारत आया था तो लॉरेंस उस समय भारत का सचिव था। क्या था? सचिव था। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता भी कौन किया था? लॉरेंस ने ही किया था। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता कौन किया था? लॉरेंस ने ही किया था। आइए इसे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय और सचिव कौन था? आ गया ना क्वेश्चन। जो आपसे बोले थे कि आएगा वह आएगा ही, क्वेश्चन आपके आएगा, एग्जाम में भी आएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ये अंतिम सेकेंड वायसराय थे, मतलब आजादी के समय हम बात कर रहे हैं आपसे। लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा, छूट गया है, से होगा 1943 से। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल 1943 से 1947। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के रहते हुए अपना देश आजाद हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था 1943 से 1947। और सचिव कौन था? तो हम आपको बता ही दिए थे, कौन था? लॉरेंस था। कौन था? लॉरेंस था। लॉरेंस ने ही माउंटबेटन योजना का क्या किया था? सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन,
कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता क्या कौन किया था? लॉरेंस ने ही किया था। फिर आपका क्वेश्चन आ गया, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता लॉरेंस ने किया था। 9वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? तो कैबिनेट मिशन योजना का आगमन आप पढ़ चुके हैं कि 23 मई 1946 को हुआ था आगमन, और वह अपना रिपोर्ट कैबिनेट मिशन योजना का आगमन 23 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन 23 मार्च 1946 को हुआ था, लेकिन वह अपना रिपोर्ट मई 1946 में ही प्रस्तुत कर दिया था। वह अपना रिपोर्ट मई 1946 में ही प्रस्तुत कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल, देखिए, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था, और रिपोर्ट प्रस्तुत करके उन्होंने 2-3 गो मेन पॉइंट दिया था कि हम कैबिनेट मिशन योजना का मेन उद्देश्य था कि भारत में एक संविधान का निर्माण करना है। भारत में एक संविधान का निर्माण करने के लिए हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। क्या करेंगे? हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा क्या है? कुछ मेन लोग को, मतलब बोला कि हम चुनाव के द्वारा हम लोगों को क्या करेंगे? हम नियुक्त करेंगे, वही संविधान सभा में रहेंगे, जो संविधान का क्या करेंगे? संविधान का क्या करेंगे? आपका निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना ने ही क्या किया? संविधान सभा का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना ही बोला था कि देश में जो है ना, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का चुनाव होगा। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का चुनाव होगा। ऐसे 10-10 लाख हुआ बैठाया ना, तो कितना सदस्य आया? 389। कितना? 389। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो 389 निर्धारित किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के 389 सदस्य में से कितने ब्रिटिश प्रांत से और कितने देसी रियासत से आने थे? अब देखिए, खेला हो गया। खेला ये हो गया कि 389 सदस्य तो ठीक है, 10-10 लाख की जनसंख्या पर 389 सदस्य को कैबिनेट मिशन योजना ने बैठा दिया। लेकिन उसमें भी हुआ कि भारतवर्ष में जहां अंग्रेज कब्जा किए थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है, और जहां राजा महाराजा शासन प्रशासन करते थे उसको देसी रियासत कहा जाता है। तो अब देखिए, ब्रिटिश प्रांत से जितने सदस्य आए, ब्रिटिश प्रांत से जितने सदस्य आए उस सब का चुनाव हुआ, और चुनाव में क्या आम जनता भाग लिया? नहीं, उस चुनाव में आम जनता भाग नहीं लिया था। प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। उस समय 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे, और 11 प्रांत मतलब पूरे जो आज पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है, तीनों मिलाकर उस समय 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में 296 सदस्य चुनाव होकर आया था। प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें इसके निर्वाचन मंडल में भाग लिए थे, मतलब वो वोट दिए थे। अब ब्रिटिश प्रांत से कितना? 296। और देसी रियासत जहां राजा महाराजा करते थे वहां से एक और आदमी को लोग नियुक्त किए थे, चुनाव नहीं हुआ तो अपने मन से भेज दिए थे। तो 93 कितना आए थे? देसी रियासत से 93 आए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कैसे थे? तो अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। इसलिए हम कहते हैं अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत, मतलब कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत थे। क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे, जो यहाँ ब्रिटिश प्रांत से आए थे वो क्या थे? निर्वाचित थे। और जो यहाँ देसी रियासत से आए थे वो क्या थे? मनोनीत थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कैसे थे? तो अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 296 सदस्य के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लिया था? आ गया ना क्वेश्चन, जो आपको पहले समझाए तो क्वेश्चन आ गया ना। 296 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। ये चुनाव होकर इनका आए थे, ये नियुक्त होकर नहीं आए थे, नियुक्त तो देसी रियासत से होकर आए थे। तो इनके चुनाव निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लिया था? तब प्रांतीय विधानसभा के, कहाँ के? प्रांतीय
प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लिए थे? इसमें भाग लिए थे। मतलब 11 प्रांत था। कितना प्रांत था आपका उस समय? 11 प्रांत था। और 11 प्रांत के जितना भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे वो सभी चुनकर भेजे थे। जैसे अभी वर्तमान समय में राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं वो चुनकर भेजते हैं। फिर आपके पंचायत में आपका हो गया निर्वाचित जो सदस्य रहते हैं वो लोग चुनकर भेजते हैं, या कुछ ग्रेजुएट लोग होते हैं वो चुनकर भेजते हैं। क्या आम जनता राज्यसभा में चुनकर भेजता है? नहीं, आम जनता नहीं भेजते हैं। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही राज्यसभा के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। तो उस समय भी संविधान सभा में 296 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से आए थे। कौन चुने थे? निर्वाचन मंडल में कौन थे उनको जिन्होंने उनको वोट दिया? तो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनको वोट दिया। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए 296 पर चुनाव हुआ तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 296 में से कांग्रेस को कितना सीट मिला, मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, अन्य पार्टियों को कितना सीट मिला। वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संविधान सभा के 296 सदस्य के निर्वाचन के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कुल कितना सदस्य निर्वाचित हुए? तो कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य पार्टियों के कितना? 15। अन्य पार्टियों के कितना? 15। अन्य पार्टियों के कितना? 15। मुस्लिम लीग को 73, कांग्रेस को 208, कांग्रेस को कितना? 208, कांग्रेस को कितना? 208, अन्य पार्टियों को 15, मुस्लिम लीग को कितना? 73। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम बैठक किस दिन हुआ? ठीक है, मतलब एगो क्वेश्चन आपका हुआ कि संविधान सभा का। अब देखिए आपका संविधान सभा का गठन हो गया, चुनाव भी हो गया है 389 सदस्य में से। अब यहाँ पर देखिए अब उसका क्या होगा? बैठक होगा। आगे का जो कार्रवाई होगा भारतवर्ष के लिए संविधान तैयार करने का, उसका बैठक हुआ। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुआ, प्रथम बैठक में कितने सदस्य भाग लिए, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन हुआ तथा उस दिन किसे अस्थाई, आ गया क्वेश्चन। बिहार पुलिस को हाली पूछा है इस सब तीनों। एगो क्वेश्चन में 3 गो आपका, एगो क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो अब देखिए संविधान सभा के प्रथम बैठक किस दिन हुआ? इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। छूट गया है टाइप करने में। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक किस दिन हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। अब प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 211 सदस्य। कितने सदस्य? 211 सदस्य भाग लिए थे। और उस दिन किसे अस्थाई, मतलब प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से बिलोंग करते थे। सच्चिदानंद सिन्हा को उस दिन प्रोटेम स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। फिर कहता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ये क्वेश्चन में ही है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के दूसरी बैठक के दिन किसे अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया? तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ये हमेशा ही अध्यक्ष ये रह गया। और उस दिन उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो संविधान सभा में कुल कितने उपाध्यक्ष थे? तो 2 उपाध्यक्ष थे। आगे आप सभी का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए देख लेते हैं उपाध्यक्ष से आपका क्वेश्चन। तो संविधान सभा, आप 2 चीज आप सब पढ़ लिए हैं, बहुत चीज पढ़ लिए, बहुत टॉपिक पढ़ लिए। मेन टॉपिक ये है। अब देखिए आपका संविधान सभा का बैठक प्रारंभ हो गया है। संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946, उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, उसे भी कह सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया।
संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के दिन हुआ था। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और उसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। किसे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष हुए और कौन कौन हुए। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष हुए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एक एक शब्द पढ़िए। इसका पीडीएफ भी अगर आप मांगिएगा तो हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। हमारे मोबाइल पर व्हाट्सअप नंबर आपको दे देंगे। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि हमको जो आप जितना चीज़ पढ़ाए हैं 90+ वन लाइनर आपके पास इस वीडियो में क्वेश्चन है, पीडीएफ हमको चाहिए। संविधान सभा का, प्रस्तावना का, संविधान का स्रोत का, जो हम टॉपिक तीनों अभी पढ़ा रहे हैं, इसका हमको पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको वहाँ पर पीडीएफ भी उसका दे देंगे। जो उसका चार्ज लगा है, ओनली बनाने का जो चार्ज लगा है वो चार्ज आप दे दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के आप उपाध्यक्ष भी जान गए, अध्यक्ष भी जान गए और अध्यक्ष भी जान गए। संविधान सभा के आप अस्थायी अध्यक्ष भी जान गए, अध्यक्ष भी जान गए और 2 उपाध्यक्ष भी जान गए। अब जानिए संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो H.B.R. आयगर थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.B.R. आयगर थे। एकदम रट्टा मार जाइएगा इसको, ठीक है ना। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में किस जानवर को अपनाया गया था। तो हाथी। किसको? हाथी। तो संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया गया था। फिर आपका संविधान सभा के उस समय मशीन नहीं था, जब संविधान लिखा रहा था तो उस समय मशीन नहीं था। तो एक आदमी का राइटिंग बहुत ही सुंदर था, लगता था कि मशीन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मशीन लिख रहा है। उसी को सुलेखक कहा जाता है, कि जिन्होंने अपने संविधान को हैंड राइटिंग बाई राइटिंग एकदम सजा सजा कर लिखा गया है, उसी को सुलेखक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे। तो प्रेम बिहारी नारायण राय। क्वेश्चन आपसे पूछा है और आगे भी पूछेगा कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है। प्रेम बिहारी नारायण राय। इनसे संविधान सभा ने पूछा कि आपको सजा सजा के सुंदर राइटिंग में संविधान को लिखना है, आप कितना पैसा लीजिएगा। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जो थे ना, वो बोले ना कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, बस एक ही हमको नाम चाहिए। संविधान के हर एक पाना पर हमारा नाम प्रेम बिहारी नारायण राय होना चाहिए। तो एक पैसा भी नहीं लिए। अब मूल संविधान में हर एक पन्ना पर इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय का। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है, तो क्या मारिएगा? प्रेम बिहारी नारायण राय। संविधान सभा अब आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रस्तावना पढ़ाएंगे, कहीं पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उस चैप्टर से जितना ऑनलाइन क्वेश्चन बना है उस सबको बना दिए हैं और एकदम उस पर डिस्कशन, फुल डिस्कशन आपसे होगा। काहे घबराते हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर कहता है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, संविधान सभा के प्रारूपकार नहीं, मुख्य प्रारूपकार कौन थे। तो L.N. मुखर्जी। कौन थे? L.N. मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? L.N. मुखर्जी। अब देखिए प्रारूप समिति आप मुख्य प्रारूपकार, हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए एक ही जगह क्वेश्चन में दोनों लिख लिए हैं कि आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार L.N. मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मुख्य प्रारूपकार कह देगा तो क्या मार दीजिएगा? L.N. मुखर्जी। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ था, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे। तब पूछता है आपसे क्वेश्चन कि प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ और कब हुआ। तो मारिएगा कि 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो L.N. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ हुई? अब देखिए संविधान सभा का बैठक आपके 2 दिन हो गया है। 9 दिसंबर प्रथम बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946।
आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए, कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण, मतलब अब संविधान के निर्माण किस दिन से प्रारंभ हुआ था? तो संविधान का निर्माण 11 दिसंबर, संविधान सभा की तीसरा बैठक था, संविधान सभा का ही तीसरा बैठक था 11 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन दिया था। फिर तीसरा बैठक, संविधान सभा का तीसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस दिन से संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। और किस चीज से प्रारंभ हुआ, किस विषय से प्रारंभ हुआ? आपसे भी ये क्वेश्चन रेलवे पूछा है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया 13 दिसंबर 1946 को किस विषय से किया था? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव, जो आज प्रस्तावना कहा जाता है ना, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये आपसे हम भी क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं कि अगर आपसे बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछ दे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कहिया रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। ये संविधान सभा का तीसरा बैठक था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रस्ताव रखा तो क्या इसको स्वीकार भी किया गया कि नहीं स्वीकार किया? हाँ हजूर, इसको स्वीकार भी किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किस दिन स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत का संविधान का प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समय न गंवाते हुए। संविधान सभा ने यह किस दिन संकल्प पारित किया कि भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा? उसी दिन 22 जनवरी 1947 को ही, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, उसी दिन एक संकल्प भी पारित किया कि भारत के लिए हम लोग एक संविधान तैयार कर देंगे। कहिए 22 जनवरी 1947 को। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को किस दिन स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें से 50% ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, हम बार बार नहीं कहते हैं कि समय ज़्यादा नहीं लेना है। ये मतलब बहुत ही चर्चित है, तिरंगा झंडा है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को किस दिन स्वीकार किया? तो आपका 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1947 के देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ, जिसके तहत संविधान सभा के कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए? अब देखिए, संविधान सभा का गठन 2 बार हुआ है। संविधान सभा का गठन 2 बार हुआ है। एक मई 1946 में, मई 1946 में आपसे हम क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं। मई 1946 में यहाँ पर आ भी चुका है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। कौन? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर मई 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था? संविधान सभा का क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो उस समय आपका देश विभाजित नहीं हुआ था। पाकिस्तान भी आपके साथ था, भारत आपके साथ था ही और अभी भी है, और बांग्लादेश भी आपके साथ था। तो जनसंख्या अधिक था, तो इसके लिए सदस्य भी अधिक हुए। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, देश अपने 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में, तो उस समय जनसंख्या भी कम हो गया, क्षेत्र भी कम हो गया। तो अब कहा गया कि नहीं, संविधान सभा का पुनः गठन होगा। तो 389, जब पुनः गठन हुआ ना, तो 389 से 299, 389 से 299। तीन सौ 389 से 299।